सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपकी कक्षा 12वीं में स्वागत करती हूँ। बेटा, आपकी कक्षा 12वीं में 3 पुस्तकें लगी हुई हैं। सबसे पहला आरोहो भाग 2, जो इसका एक भाग आपका कक्षा 11वीं में था। ठीक है बच्चे। उसके बाद आपकी है वितान भाग 1, वो 11वीं कक्षा में था। और अब क्या है, वितान भाग 2। तीसरी जो बुक है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, ये आपकी व्याकरण की पुस्तक का नाम है, जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक जो भी आपके 12वीं कक्षा में हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। ठीक है। पत्रकारिता के विविध आयाम, निबंध, पत्र, साहित्य वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक जो भी काम करवाया जाएगा शुरू से ही आपको वो सारा का सारा काम करना है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि सारा काम होने के बाद फिर हम करेंगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। मान लीजिए 1 सप्ताह तक आपको कोई खाने के लिए ना दे और 1 सप्ताह के बाद आपको बोले कि खूब सारा खाना खा लो, या आपका खूब सारा खाना खाने का मन करता है क्योंकि 7 दिन तक आपने कुछ नहीं खाया। ठीक है। और जब आप खूब सारा खाना एक साथ खाओगे तो उसको आप पचा नहीं पाओगे, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए पढ़ाई के मामले में भी आपको डेली का डेली, हर रोज आपको काम करना है। 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। कोई ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है बच्चे। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और समझना है। जो कुछ नहीं समझ आता उसको आपको पूछना है। सिंपल सा ये आपका तरीका होना चाहिए। पूछोगे आप कब? जब आप ध्यानपूर्वक सुनोगे और समझोगे। ठीक है बच्चे। जो आपकी पुस्तक है आरोहो, इसका हम गद्य खंड का पहला पाठ पढ़ेंगे। गद्य खंड, पद्य नहीं। पद्य कौन सा बोला था मैंने? कविताओं पर जो बेस्ड होता है उसको पद्यांश बोलते हैं, और जो गद्यांश पर बेस्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे नाटक, कहानी, ये आपके क्वेश्चन भी आते हैं कि साहित्य की जो 2 विधाएं हैं, एक गद्य और पद्य। गद्य में क्या क्या आता है और पद्य के अंतर्गत क्या आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। आज हम चैप्टर करेंगे आरोहो की पुस्तक का पाठ नंबर 11, भक्ति। जैसे मैंने लिखा है पाठ 11, भक्ति। आज इसका पठन करेंगे। पठन करने से पहले आपको अपनी पुस्तक साथ में रखनी है, पेंसिल साथ में रखनी है। जो भी मैं रेखांकित करवाऊंगी, जो कठिन शब्द हैं जिसको मैं रेखांकित करवाऊंगी, उसको आपको मार्क करके, रेखांकित करके ऊपर वो शब्दों के अर्थ लिख देने हैं। ठीक है बच्चे, शुरू करें। जो ये चैप्टर है आपका भक्ति, ये एक कहानी की तरह से पहले आपको समझना है किस भक्ति चैप्टर में ऐसा क्या है। इसमें 3 परिच्छेद हैं। 3 परिच्छेद मीन्स जो ये भक्ति है इसका सही नाम लक्ष्मीन होता है। लक्ष्मीन मीन्स लक्ष्मी, और लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? जो धन धान्य संपदा से युक्त हो उसको हम लक्ष्मी बोलते हैं। लेकिन जो ये भक्तिन है इसके पास कोई धन धान्य नहीं था, ये संपन्न नहीं थी, निपुण नहीं थी, तो इसने अपना नाम, क्योंकि ये गरीब थे तो क्या रख लिया? भक्तिन। भक्तिन। अब देखिए, जब पाठ शुरू होता है इसके 3 परिच्छेद होते हैं।
पहले में उसके जो मायका होता है, जो माँ का घर होता है, उस पहले परिच्छेद में सिर्फ इसके घर की ही कहानी सुनाई गई है, बताई गई है। दूसरे परिच्छेद में इसकी शादी हो जाती है, कितनी कम उम्र में शादी होती है। तो इसकी जो जेठानियां हैं और इसकी सास जो है इस पर कितना अत्याचार करती है, ये दूसरे परिच्छेद के अंतर्गत आता है। तीसरे परिच्छेद में जब इसके पति की मृत्यु हो जाती है और ये घर छोड़कर, क्योंकि जो जेठानियां और जो सास है वो अत्याचार करती हैं, तो ये घर छोड़कर बाहर जाने के लिए विवश हो जाती है। वहीं पर इनको महादेवी वर्मा से इनकी मुलाकात होती है। महादेवी वर्मा के घर में ये रहती हैं और वहां पर तीसरा परिच्छेद शुरू होता है। अब आप समझ लें, इसकी शॉर्ट में मैंने आपको बताया, पहले परिच्छेद में इनके बचपन का सारा वृत्तांत है, ठीक है। दूसरे परिच्छेद में इनकी शादी होती है और उस शादी से संबंधित, चाहे पति है, पति इनसे प्यार करता है, बट जो जेठ जेठानी है, ससुर है, सास है, वो इनसे नफरत करते हैं। क्योंकि हमारे समाज में उस समय क्या था कि अगर स्त्री को लड़का होता है तो उसकी इज्जत की जाती थी, अगर स्त्री को बेटी होती है तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। यही कारण है कि भक्तिन को वो छोटी थी और उसे उसकी जेठानियां, जो जेठानी थी उनके लड़के थे, चाहे वो काले ही क्यों न थे, तो इसमें वर्णन आएगा पाठ में कि वो काले थे, किस प्रकार से भक्तिन पर वो जेठानियां ताने कसती थी कि हमारे तो लड़के हैं और आपकी लड़कियां हैं, किस प्रकार वो उन सब का सामना करती है। दूसरे परिच्छेद में है। तीसरे परिच्छेद में जब उनका भक्तिन से मिलना होता है, ठीक है छात्रों। इस जो 3 परिच्छेद की कहानी आपने पढ़ ली है, सुन ली है, और अब हम पुस्तक से वर्ड टू वर्ड एक एक अक्षर पठन करेंगे। जहां भी कोई भी अगर किसी को दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको सारा का सारा चैप्टर बेटा ये समझना है, ठीक है। क्योंकि जब तक एक वर्ड भी आपके समझ नहीं आएगा, कोई भी एक शब्द पर आपको शंका होती है, कोई डाउट होता है, तो वहीं पर आप पजल हो जाओगे। देखिए, भक्तिन, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र मीन्स अनोखी, रहस्यमयी समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, हाजिर हुई थी, उनके पास पहुंची थी, ये महादेवी वर्मा बता रही है कि जब भक्तिन उनके पास पहली बार गई थी तब क्या था। तब से आज तक इस युग का समय बीत चुका है, पर जब कोई जिज्ञासु क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर, पुतलियों को, ये पुतलियां जो हैं आपके इसमें, पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में, जिस प्रकार हम सोचते हैं, आंखें बंद करके हम सोचने की कोशिश करते हैं, मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर, ठुड्डी मीन्स ये, इसको कुछ ऊपर उठाकर ऐसे करते हैं, कोई ऐसे करता है, जब चिंतन मुद्रा में होता है, उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बच्चे का बताई, यह 50 वर्ष के संग रहित है, ये 50 साल के साथ रहे हैं, इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। पहले किसी को क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ कोई लिखता नहीं था, जन्म तिथि लिखते नहीं थे, वो उससे याद करते थे कि जब उसकी शादी हुई थी उस टाइम उसकी शादी हुई थी, उस टाइम उसके बच्चे हुए थे, ये सारे वो एक दूसरे से लिंक करके संबंध बनाकर वो इस तरह से याद करते थे। तो उससे फिर क्या अंदाजा लगाते थे कि मान लो उसकी 20 साल का बच्चा है और 20 में उसकी शादी हुई थी, इट मीन्स वो 40 इयर्स का हो गया या हो गई, तो इससे वो एज प्रॉपर तो नहीं,
उसके आसपास निकाल लेते थे और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। ठीक है, समझे? आगे बढ़े। सेवक धर्म में, अब ये सेवक का धर्म बताया जाता है कि सेवक का क्या धर्म होता है। जो स्वामी होता है किस तरह है, आंख बंद करके उस पर विश्वास करके जो वो बोलते हैं उस पर चलते जाते हैं। इसमें देखिए, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा मीन्स कॉम्पिटिशन करने वाली भक्ति किसी अंजना की पुत्री न होकर, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी की मां का नाम क्या था? अंजनी माता। अंजना की पुत्री न होकर एक नाम धन्य गोपालिका की कन्या है। उनके पिता का नाम क्या है? अनाम धन्या की वो लड़की है भक्तिन। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्बल है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल की कुंचित रेखाओं से नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्ति बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। समृद्धि सूचक नाम मीन्स लक्ष्मी। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परीक्षा देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग नहीं करूंगी कि मेरा नाम है तो लक्ष्मी, लेकिन मैं इस नाम के सहारे आगे नहीं बढ़ूंगी। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। देहातीन मीन्स गांव में रहने वाले, देहात में रहने वाले। तो वो देहातीन किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर? भक्तिन के लिए। इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नामकरण किया, महादेवी वर्मा बताती है उसने गले में कंठी वगैरह माला वगैरह पहनी हुई थी, तो मैंने उसका क्या नामकरण किया? उसका नामकरण कर दिया भक्तिन। तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। गदगद हो जाना मीन्स बहुत खुश हो गई जब महादेवी वर्मा ने उनका नाम क्या रखा? भक्तिन। और भक्तिन के ऊपर ही ये सारा का सारा पाठ लिखा गया है। सारी की सारी कहानी भक्तिन के इर्द गिर्द ही घूम रही है छात्रों। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंश है समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की, अगले पेज पे आ चुके हैं छात्रों, एक लौती बेटी ही नहीं, एक लौती मीन्स अकेली, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली उसकी माता की जो भक्ति थी, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और उसकी जो विमाता होती है वो उस पर कितने सारे अत्याचार करती है। ये सारा का सारा वृत्तांत अब इसमें बताया गया है। 5 वर्ष की उम्र में उसे हांडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर, 9 साल की भक्ति थी जब उसको दोबारा से गोना देना मीन्स दोबारा से शादी की, दोबारा भेजना, उसको गोना बोलते हैं। विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, अगाध मीन्स बहुत ज्यादा पिता उससे प्रेम करते थे, सब
ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणासन रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। उसके पिताजी क्या थे, बीमार थे। उसके बीमार की सूचना भी भक्ति की जो विमाता थी उसने उस तक नहीं भेजी, क्योंकि उस समय भक्तिन की शादी हो चुकी थी और उसके पिता, क्योंकि भक्तिन अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि जो सौतेली माँ थी, जो विमाता थी, वो उसको डांटती फटकारती थी, तो इसलिए लाजिम है कि भक्तिन अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और भक्तिन के पिता भी भक्तिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी भक्तिन को कुछ नहीं बताया, उसे विदा कर दिया। अप्रत्याशित अनुग्रह से उसको बिना बताए ही उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही जड़ गए। जब भक्तिन को पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो भक्तिन वहां पर बिना रुके ही वापस चली आती है। देखिए छात्रों, वह पानी बिना पिए ही उल्टे पैरों ससुराल लौट आती है। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने जो विमाता पर गुस्सा आया हुआ था, जो उसकी विमाता थी उस पर, क्योंकि उसने नहीं बताया था इसलिए भक्तिन को गुस्सा आया था, वो सारा का सारा गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना था छात्रों। तो वो अपनी सास से भिड़ बैठती है, लड़ाई हो जाती है और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर मीन्स जो बहुत सालों से था बिछड़ुन, जो काफी समय हो गई थी, मर्म व्यवस्था व्यक्ति, उसने जब अपने मायके से वो आती है तो क्या करती है, वो अपने कपड़े उतार कर फेंक देती है, अपनी ज्वेलरी फेंक देती है। उसके पति वहां पर बैठे हुए थे, उन्हीं के ऊपर उठाकर फेंक देती है और सारा का सारा गुस्सा जो उसकी विमाता पर था उसकी माँ पर उतर जाता है, मीन्स उसके सास पर उतर जाता है। आगे देखिए छात्रों, अब ये यहीं तक जो हमारा था ये पहला परिच्छेद था, यहाँ तक हमारा पहला परिच्छेद संपूर्ण हुआ। अगला जो परिच्छेद है हम जो बाद का है कि जब ऐसा हुआ, जब लड़ाई हुई सास से, उसके बाद जब उसको बच्चे होते हैं, वहाँ से दूसरे परिच्छेद का पठन हम दूसरी कालांश में करेंगे। तब तक आपको इतना ही काम करना है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ना है और जो क्वेश्चन आंसर भेजे हैं पीडीएफ में बेटा उसको 5 आपको लिखने हैं और वो याद करने हैं। ठीक है, धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।